नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह और वक्त हो चला है उत्तराखंड प्राइम का। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी से करेंगे, जहां उत्तराखंड के हल्द्वानी के बलभुलपुरा इलाके में अवैध मस्जिद मजार हटाने को लेकर जमकर बवाल और आगजनी हुई है। मामला इतना बिगड़ा कि शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ गया और पुलिस और प्रशासन की टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव किया है। इससे 50 से अधिक पुलिसकर्मी और निगम कर्मी समेत 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं अब तक 6 लोगों की इस घटना में मौत हो चुकी है। हालात बेकाबू होते देख इंटरनेट सेवाएं भी बंद की गई हैं और पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। वहीं हिंसा को लेकर अब जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि भीड़ ने पुलिस स्टेशन को क्षतिग्रस्त कर दिया और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह सांप्रदायिक घटना नहीं तो इसे सांप्रदायिक या संवेदनशील ना बनाया जाए। किसी विशेष समुदाय ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। यह राज्य मशीनरी, राज्य सरकार और कानून व्यवस्था की स्थिति को चुनौती देने का एक प्रयास था। यह योजना बनाई गई थी कि जिस दिन डिमोलिशन अभियान चलाया जाएगा उस दिन बलों पर हमला किया जाएगा। तो हमारे द्वारा डिमोलिशन ड्राइव जो है कंटिन्यू करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि किसी भी प्रकार का स्टे संबंधित परिसंपत्ति पर नहीं था, किसी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं था। सामान्य रूप से एक विधिक प्रक्रिया अतिक्रमण हटाए जाने की अलग अलग क्षेत्रों में चल रही है, तो इस क्षेत्र में भी करी गई। इसको हमारी टीमें मूव हुई, हमारे रिसोर्सेज मूव हुए, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, किसी को प्रोवोक नहीं किया गया, किसी को जो है उकसाने की कोशिश नहीं करी गई, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश नहीं करी गई जिससे कि जन संपत्ति की हानि हमारी टीमों के माध्यम से या प्रशासन या पुलिस के माध्यम से हो। पीसफुली डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ। प्रिवेंशन के लिए फोर्स लगाई गई, अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो लगाई गई, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। है कि 15-20 दिन से हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में और उससे पहले से भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अतिक्रमण पर कार्रवाइयां हुई हैं। अन्य जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने के संबंध में जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित करी गई है। सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकारी संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग करी जा रही है। जो कब्जे हैं उनको हटाया जा रहा है। जो सरकारी परिसंपत्तियां हैं उनको सुरक्षित करने हेतु अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित करे जा रहे हैं। आपके मीडिया के द्वारा इसको समय समय पर रिपोर्ट भी करा गया है। पिछले 15-20 दिनों से एक ड्राइव हल्द्वानी क्षेत्र में नगर निगम की परिसंपत्तियों के संबंध में चला। शहर के जो चौराहे हैं, सड़कें हैं, ट्रैफिक कंजेशन से मुक्ति दिलाने के संबंध में उनके चौड़ीकरण की एक्टिविटी भी चली। सभी जगह विधिक रूप से प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सभी को नोटिसेस दिए गए, सुनवाई के अवसर दिए गए। सुनवाई समिति ने करके प्रत्येक व्यक्ति को एक एक करके सुना और सबका निस्तारण किया। निस्तारण करने के बाद कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी अप्रोच किया, कुछ लोगों ने, कुछ को समय मिला, कुछ को नहीं मिला। जहां पर समय नहीं मिला वहां डिमोलिशन ड्राइव भी नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के माध्यम से अपनी अपनी परिसंपत्तियों पर टेकअप करी गई। तो मेरा ये स्टोरी, ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि ये कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं थी, ये कोई एक ही परिसंपत्ति को टारगेट करके करी हुई एक्टिविटी नहीं थी। ये पूरे काफी लंबे समय से हल्द्वानी के अंतर्गत सरकारी परिसंपत्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में बचाने का, सुरक्षित करने का, अतिक्रमण मुक्त कराने का। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए मुकेश कुमार हल्द्वानी से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए मुकेश, हल्द्वानी में जिस तरीके की हिंसा हो रही है, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं और 6 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। क्या कुछ फिलहाल अपडेट है आपके पास पूरे मामले को लेकर? क्योंकि जिस तरह प्रशासन और सरकार पूरी तरह इस मामले को लेकर एक्टिव है। अभी कुछ ही देर पहले डीएम और एसपी ने प्रेस वार्ता कर अपनी पूरी जानकारी साझा करी। उसमें उन्होंने बताया कि जिस तरह सोची साजिश के तहत ये हमला किया गया, पेट्रोल पंप पुलिस कर्मियों के खिलाफ जो जिस तरह इन लोगों ने साजिश से हमला किया, उसमें 100 से अधिक पुलिसकर्मी लोग घायल हैं और 2 लोगों की गोली लगने से मौत की पुष्टि करी है डीएम ने। और ये भी कहा है कि जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस और प्रशासन लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रहा है, उनकी चिन्हित कर रहा है
और जो भी जिसमें शामिल है उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल मुकेश, तो मामला इतना बढ़ गया है कि शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा है और साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। इसके अलावा और क्या कुछ खास अलर्ट वहां पर जारी किया गया है? और ये भी जानकारी मिल रही है कि स्कूल और दुकान तमाम चीजें वहां पर बंद कर दी गई हैं। जी हाँ, ये इस घटना को लेकर पूरे प्रदेश को अलर्ट मोड पर रखा गया है। यहाँ से जो इसके आसपास प्रदेश है उत्तराखंड के साथ यूपी को भी अलर्ट मोड पर रखा गया। हालांकि नैनीताल जिले की जो नैनीताल जिला है उसमें धारा 144 लगा दी गई है। पूरी इंटरनेट सेवा पूरी तरह बंद कर दीजिए, किसी तरह की कोई खबरें प्रकाशित ना हो, कोई अफवाह ना फैलाए, इसको लेकर भी इंटरनेट सेवा पूरी तरह बंद की गई है। और प्रशासन को हर मॉनिटरिंग पर चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। पुलिस की टीम तैनात है, पुलिसकर्मी चौराहे और जो मुख्य चौराहे हैं उन पर तैनात किया गया और साथ ही स्कूलों की छुट्टी कल हो सकता है, कल छुट्टी आदेश मिल जाए। बिल्कुल मुकेश, और इसी के साथ दंगाइयों को देखते ही गोली मार देने का ऑर्डर दिया गया है और साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता से भी शांति बनाए रखने की अपील की है। और क्या कुछ खास व्यवस्था और पुलिस प्रशासन किस तरीके से दंगाइयों से निपटने की तैयारी में है? देखिए, जिस तरह इसको लेकर मुख्यमंत्री को इस घटना को पूरे क्रम को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कुछ नजर बनाए हुए हैं। अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने एक बैठक भी करी जिसमें अधिकारियों सत्य निर्देश देगा थोड़ी, और अभी एडीजी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। लो ऑर्डर जो यहाँ इसकी जानकारी साझा करेंगे, जो जिस क्षेत्र में घटना हुई है वहाँ पे उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, उसका दौरा करके फिर अधिकारी को दिशा निर्देश देंगे किस तरह की कार्रवाई करनी है। हालांकि प्रशासन का पहला मौका है कि वहाँ ड्रोन से जो जहाँ जब चक्रों पर पत्थर पाए गए उनकी ड्रोन से मॉनिटरिंग की जाएगी और उनके जिन लोगों ने पत्थर किए हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जिस तरह देखा जाए कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, कोई घटना अपनी घटना हो उसको लेकर भी पूरी तरह मॉनिटरिंग बना रखा है। बिल्कुल मुकेश, और इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है और विपक्ष की तरफ से भी लगातार सत्ता पक्ष पर हमला किया जा रहा है। हाँ जी, इस तरह देखा जाए तो विपक्ष और पक्ष दोनों आमने सामने आ गए। इस घटना को लेकर विपक्ष का हमलावर हुई कि सरकार की नाकामी के चलते इस तरह घटना हुई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लोगों को विश्वास नहीं रखा, जिसको लेकर घटना जारी है। लेकिन सरकार भी पूरी तरह किसी तरह को चूक नहीं बदलना चाहती। सरकार भी कहीं ना कहीं अपने दाग को नहीं लगाना चाहिए। सरकार पूरे एक्शन में है और कहीं ना कहीं लगता है कि इसकी बड़ी कार्रवाई सामने लोगों को नजर आएगी। बिल्कुल मुकेश, तो 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसमें घायल हो चुके हैं, 6 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। लोगों की बात की जाए, अगर स्थानीय जनता की बात की जाए तो उनके बीच क्या स्थिति बनी हुई है फिलहाल? देखिए, प्रशासन जिस तरह ये कार्रवाई कर रहा है उसको लेकर जो वहाँ के लोगों को काफी परेशानी सामना तो कर ही रहा है इस घटना, क्योंकि जहाँ जो लोकल बस अड्डा है उसको बंद कर दिया गया है। उस पर आवाजाही के लिए लालकुआं में सभी अस्थायी बस अड्डा कर दिया गया है। लोकल जो है उनको हल्द्वानी नाव के लालकुआं में कुछ जो यात्री है वो लालकुआं उतर रहे हैं, क्योंकि हल्द्वानी में कर्फ्यू पूरी तरह तो शहर में कर्फ्यू लग गया है। और उसके साथ साथ पूरे जिले में धारा 144 लगा रखी है। अन्य क्षेत्रों को लेकर बहुत पूरी तैनात है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन किसी तरह की कोई घटना को लेकर किसी तरह की कोई चूक करना नहीं चाहता है। बिल्कुल मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, जहां हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने बनभूलपुरा मामले में कहा है कि आजादी से लेकर आज तक हल्द्वानी में कभी भी इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है और ये हमेशा अमन चैन और एकता का माहौल रहा है। हाईकोर्ट ने इस प्रकरण की सुनवाई की तारीख आगामी 14 फरवरी को दी थी और फिर भी शासन प्रशासन ने जल्दबाजी करके इस कृत्य को अंजाम दिया। और मेरी मुख्यमंत्री जी से फोन पर बात भी हुई है और उनका पूरे प्रकरण के बारे में उन्हें बता दिया गया है। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस कर्मी, स्थानीय नागरिक इस कृत्य में घायल और आहत हुए हैं, मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ हैं। तो मेरी सभी शहरवासियों से अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों में गौर न करें और शांति व्यवस्था बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दें। तो जिस तरीके की हिंसा हल्द्वानी में हुई हो उसको लेकर लगातार एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी और नेताओं की तरफ से भी। और इसी बीच हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने बनभूलपुरा मामले में कहा है कि आजादी से लेकर आज तक हल्द्वानी में
कभी भी इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है और यहाँ हमेशा अमन, चैन और एकता का माहौल रहा है। हाई कोर्ट ने इस प्रकरण की सुनवाई की तारीख आगामी 14 फरवरी को दी थी और फिर भी शासन प्रशासन ने जल्दबाजी करके इस कृत्य को अंजाम दिया है और मेरी मुख्यमंत्री जी से फोन पर बात हुई है। उनका पूरे प्रकरण के बारे में उन्हें बताया गया है और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिसकर्मी, स्थानीय नागरिक इस कृत्य में घायल और आहत हुए हैं, मेरी संवेदनाएं उनके परिवारजनों के साथ हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी सभी शहरवासियों से अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों में गौर ना करें और शांति व्यवस्था बनाने में अपना पूरा योगदान दें। तो हल्द्वानी हादसे में अब तक आपको बता दें कि 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 6 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है इस पूरे हादसे को लेकर। हालांकि पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है और लगातार सरकार भी एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है और इसी बीच ये हिंसा और ज्यादा ना भड़के, इसको लेकर इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं, दुकानें, स्कूल बंद कर दिए गए हैं और आदेश भी दिया गया है, निर्देश दिए गए हैं कि दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का ऑर्डर भी दे दिया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इसी बीच हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय ने भी जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। आगे बढ़ेंगे जहां चमोली में सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए स्कूली बच्चों को इन दिनों जागरूक किया जा रहा है और 34वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के 25वें दिन परिवहन विभाग और चमोली पुलिस द्वारा गौचर से कर्णप्रयाग तक बाइक रैली निकाली गई और इस बाइक रैली को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ज्योति शंकर मिश्रा और पुलिस उपाधीक्षक कर्णप्रयाग अमित सैनी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो डाइट सभागार गौचर में आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा सड़क दुर्घटना के कारणों को दर्शाते हुए नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किए गए। जो यहाँ पर बच्चे उपस्थित थे उन बच्चों को ये बताया गया कि उनको अपने पेरेंट्स को या अपने अगल बगल जो उनके लोग हैं सड़क सुरक्षा के बारे में किस प्रकार से जागरूक करना है। नाटक के द्वारा भी, यहाँ पर संगीत के द्वारा भी, गीत के द्वारा भी और भाषण और प्रतियोगिता के द्वारा भी यहाँ पर बच्चों को भी और जो लोग यहाँ पर उपस्थित थे सभी को जो है सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया। को लेके जागरूकता फैलाना, उस नियमों का के बारे में जानकारी देना और विभिन्न स्कूलों के बच्चों के द्वारा प्रतियोगिताएं की गई थी। उनमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से बच्चों को और समाज को जागरूक कराना, उनको प्रशिक्षण कराना इसका मेन उद्देश्य रहा और इसी के क्रम में इन सब के माध्यम से एक समाज को अच्छा मैसेज जाए और ट्रैफिक नियमों का सब पालन करें और सेफ रहें, सुरक्षित रहें। बचाव के लिए स्कूली बच्चों को इन दिनों जागरूक किया जा रहा है। 34वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के 25वें दिन परिवहन विभाग और चमोली पुलिस द्वारा गौचर से कर्णप्रयाग तक बाइक रैली निकाली गई। इस बाइक रैली को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ज्योति शंकर मिश्रा और पुलिस अधीक्षक कर्णप्रयाग अमित सैनी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही डाइट सभागार गौचर में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा सड़क दुर्घटना के कारणों को दर्शाते हुए नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए। चमोली से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां स्कूली बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए स्कूली बच्चों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। 34वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के 25वें दिन परिवहन विभाग और चमोली पुलिस द्वारा गौचर से कर्णप्रयाग तक बाइक रैली निकाली गई और इस बाइक रैली को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ज्योति शंकर मिश्रा और
पुलिस उपाधीक्षक कर्णप्रयाग अमित सैनी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आगे बढ़ेंगे जहां आगामी लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने का समय बचा हुआ है। ऐसे में अब कांग्रेस और बीजेपी के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनावी ताल ठोकी है। जी हां, सतपुली बाजार में बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रूपरेखा तैयार की गई और साथ ही बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव को फतेह करने के लिए प्रत्याशी के नाम का चयन भी किया है। और बीएसपी पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र भदौड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला संयोजक सोनू कुमार का नाम आला कमान को भेजा गया है और यदि पार्टी उन पर भरोसा जताती है तो सोनू गढ़वाल लोकसभा संसदीय सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होंगे। हमारा मुद्दा 2024 का संविधान बचाने का है, आरक्षण बचाने का है। दलित, शोषित, वंचित लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो बेरोजगारी है, जो लोग भीख मांगने के कगार पर हैं, उन लोगों को न्याय दिलाने का काम हमारी पार्टी करेगी। और 2024 में जैसे कि बहन जी ने अपने जन्मदिन 15 जनवरी में ऐलान कर दिया है कि पार्टी जो है पूरे देश में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। तो हमारे उत्तराखंड में 5 सीट है। बहन जी ने अभी लखनऊ में एक बैठक बुलाई थी, प्रदेश अध्यक्षों से सूची मांगी है प्रत्याशियों की। जो आज हमारी युवक नई पीढ़ी है, इस प्रकार से जो बेरोजगारी है, तुम कहीं से लेके लो, गढ़वाल हो, कहीं भी मतलब ये अपना जो हमारा कहीं भी काम धाम जो मतलब ऐसा पट रखेंगे जो मतलब देख लो कि बेरोजगारी में मिलता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे को रोजगार मिले और हमारी युवा पीढ़ी का भविष्य खराब ना हो, क्योंकि लोग पढ़े लिखे ज्यादा हो गए लेकिन काम कहीं नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है। इस मुद्दे पे मैं सबसे पहले ध्यान ये रखेगा हमारा कि हम अपनी नए पीढ़ी को, जो हमारी नई पीढ़ी है, उसको हम एक मान सम्मान दें और अपना रोजगार और कारोबार का उनको एक व्यवसाय दें। तो पौड़ी से जानकारी, उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीएसपी ने भी ताल ठोक दी है और लोकसभा चुनाव को लेकर रूपरेखा तैयार किया गया है। तो बीएसपी कार्यकर्ताओं ने जीत का दावा पेश किया है। पौड़ी से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सतपुली बाजार में बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रूपरेखा तैयार की गई और इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव को फतेह करने के लिए प्रत्याशी के नाम का चयन भी किया। और बीएसपी पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र भदौड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला संयोजक सोनू कुमार का नाम आला कमान को भेजा गया है। आगे बढ़ेंगे जहां आज मौनी अमावस्या के खास मौके पर माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। ठंड होने के बाद भी श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की हरिद्वार उनका पहुंचना शुरू हो गया है और बताया जा रहा है कि यहां पर दूर दूर से श्रद्धालु स्नान करने आ रहे हैं। इसकी बहुत मान्यता है, पुण्य बहुत करते हैं सब लोग, कथा वार्ता, दान, तीरथ, जप तप जो भी करो सब सिद्ध हो जाता है। मेरा नाम है आनंद प्रकाश तिवारी, हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इसकी मौनी अमावस्या का जी श्रीमान जी साल भर में एक ही मौनी अमावस्या पड़ती है और इसका तो बहुत ही महत्व होता है। जो अपने पितृ होते हैं उनकी आत्मा को शांति मिलती है, जो दादा परदादा होते हैं उनकी आत्मा के लिए शांति होती है, पिंडदान होता है, तर्पण होता है और गंगा जी की आरती होती है। आज तो मौनी अमावस्या पे लाखों करोड़ों की भीड़ हुई है और बहुत ही तेज स्नान चल रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के टिहरी लोकसभा के प्रभारी पूर्व कैबिनेट मंत्री और मंत्री प्रसाद नैथानी ने मसूरी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद उनकी जीत का मंत्र दिया उन्होंने और साथ ही उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाए जाने के निर्देश दिए।
वहीं पूर्व विधायक अजीत सिंह गंसोला ने टिहरी लोकसभा से कांग्रेस से अपनी दावेदारी भी पेश की। तो आगामी लोकसभा के मामले में मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पूर्ण रूप से मजबूती के साथ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने जा रही है और निश्चित तौर से जो मैं टिहरी जनपद, देहरादून जनपद और उत्तरकाशी जनपद, पुरोला क्षेत्र से घूम करके आया हूं, तो सुनिश्चित तौर से जो हमारे कांग्रेस जन हैं वो चुनाव में भागीदारी के लिए और चुनाव को जीतने के लिए कमर कस के खड़े हैं और सुनिश्चित तौर से जो हमारे प्रत्याशी कांग्रेस के होंगे वो जीत के जाएंगे। देखिए, अभी तक तो जो हमारे संगठन में जो बातें आई हैं उसमें आज ज्योति सिंह गुनसोला जी ने अपनी दावेदारी पेश की है और हमने प्रीतम सिंह जी से भी बात की है, ऐसे ही नवप्रभात जी भी हैं, ऐसे ही हमारे जो अन्य साथी लोग हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको हमने ये कहा है कि 2-3 दिन के अंदर वो अप्लाई करें। तो लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है, मसूरी से जानकारी और कांग्रेस से अपनी दावेदारी भी पेश की गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की।